everyone, and this is your English mentor Shalini Mehta welcomes you all in the All India Speed Test discussion। क्योंकि किसी भी एसटी का सॉल्व करना ही नहीं, उसका एनालिसिस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि आप सभी को पता है, हर हफ्ते हम आप लोगों को एसटी का एनालिसिस करवाते हैं, क्योंकि स्पीड टेस्ट का एनालिसिस जितना ज़्यादा हम करते हैं, हमारे दिमाग में चीज़ें उतनी बेटर क्लियर होती हैं। यानी कि उतना बेटर क्लियरेंस अगर होता है तो कंसेप्ट भी कहीं ना कहीं क्लियर होते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं एकदम सटीक तरीके से इनको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 26 to 28, इसमें एक क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा आपको मिल जाए, थोड़ी सी नंबरिंग इधर उधर हो गई होगी आपकी एसटी में जब आपने देखा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलो पहला क्या है, आइडेंटिफाई दी सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स दी ग्रामेटिकल एरर। आपको सेंटेंस में वो सेगमेंट फाइंड आउट करना है जिसमें क्या हो, ग्रामेटिकल एरर हो। चलिए देखते हैं फटाफट से। द स्टाफ ऑफ द डेयरी वॉज फर्म that there was no space inside for more cattle as there were already 2500 stray animals inside। अब आप अगर ये सेंटेंस देख पा रहे हो तो यहाँ पे बहुत ही क्लियर शब्दों में एक चीज लिखी हुई है ना, कि जो स्टाफ है डेयरी का वो क्या है, जो स्टाफ है डेयरी का वो क्या है, was फॉर्म, इतना ज्यादा फॉर्म था that there was नो स्पेस इनसाइड। इनसाइड मतलब किसी चीज के अंदर, फॉर मोर कैटल, और ज्यादा भेड़ों को रखने के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी 2500 शे एनिमल्स थे। शे एनिमल्स का मतलब क्या होता है, एक तरीके की गाड़ी होती है कि मतलब पूरा एनिमल से वो रूम भरा हुआ था। तो जब हम एनिमल्स को रखने की बात कर रहे हैं कि वहां पे बिल्कुल भी जगह नहीं थी, ठीक है, तो जब जगह नहीं है तो हम स्पेस ना यूज करके वहां पे हम बोल सकते हैं देयर वाज नो रूम इनसाइड फॉर कैटल। स्पेस जो वहां पे अगर एक्स्ट्रा चीजें हो, क्योंकि 2500 से एनिमल्स एक ही रूम में तो होंगे नहीं, अलग अलग रूम्स होंगे जिसमें सारे लोग भरे हुए थे, तो पूरा का पूरा फार्म भरा हुआ था। ठीक है, तो स्टाफ था डेयरी का, वो डेयरी की पूरी फुल थी, तो स्पेस ना यूज होके जो करेक्ट वर्ड यूज होना चाहिए दैट वुड बी रूम। तो ये आपका पार्ट कहाँ पे दिया हुआ है, ये पार्ट दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर 4 में, इसीलिए हमारा एरर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, और आंसर भी मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4 एज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी में एरर है। नेक्स्ट देखो, yesterday the farmers in Hathras rounded up about 25 abandoning cows and bulls and took them to a dairy in a truck। कहोगे मैम सारे डेयरी से ही रिलेटेड है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कल, यानी कि बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, जो फार्मर्स थे हाथरस में, दे राउंडेड अप अबाउट 25 abandoning cows। अब abandoning कैसे हो सकता है, दूसरी चीज, क्योंकि ये आपका यस्टरडे है, पास्ट की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, अबेंडनिंग की बजाय क्या होना चाहिए था, अबेंडन्ड काउस, है ना। तो काउ क्योंकि क्या है, एक नाउन है, और नाउन के साथ हमें वर्ब नहीं, एक एडजेक्टिव की नीड होती है जो इस नाउन को क्वालिफाई यानी कि मॉडिफाई कर सके। तो 25 अबैंडन्ड काउस थी। ठीक है, अब ये एडजेक्टिव कैसे होगा, क्योंकि जब आप अबैंडन की बात करते हैं, है ना, अबैंडन का मतलब होता है मींस दे हैव बीन लेफ्ट, छूटी हुई जो गाय थी एंड बुल्स थी एंड टुक देम टू अ डेयरी इन अ ट्रक। तो ये पार्ट हमारा कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया है ऑप्शन नंबर 2 में, जिसमें हमें एरर दिखी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसी पार्ट में आपकी क्या है, एरर है। ठीक, चलो नेक्स्ट, हिज चांसेस ऑफ विनिंग बोथ द रेसेस सीम्स स्लाइट टू मी। मतलब उसके जो जीतने के चांसेस हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो हिज चांसेस बिल्कुल करेक्ट है कि उसके चांसेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे अब वर्ब क्या है, ऑफ विनिंग, जीतने के जो चांसेस हैं दोनों रेसेस में। सीम्स आपकी कैसी है, वर्ब सिंगुलर, और अगर आप हिज चांसेस देखेंगे तो सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हमें ये ध्यान रखना है कि जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, मतलब वर्ब अग्रीज विद दी सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो ये तो रॉन्ग है। तो प्लूरल वर्ब इसकी क्या हो जाएगी, दैट वुड बी सीम्स लाइक टू मी।
तो एरर कहाँ पे है, ये पार्ट हमें दिया है थर्ड में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी पार्ट में क्या है आपकी एरर है, तो दिस वुड बी दी आंसर। आपको एरर वाला सेगमेंट ही क्या करना था, आंसर करना था ना। ठीक, चलो नेक्स्ट। आवर नेबर स्विच ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग एट फुल वॉल्यूम। हमारे जो नेबर हैं उन्होंने फुल वॉल्यूम में टीवी एकदम चला दिया था। तो अब जब हमारे जो नेबर हैं उन्होंने फुल वॉल्यूम में टीवी चला दिया, आवर नेबर स्विच ऑन, हमारे जो नेबर हैं, आर के अकॉर्डिंग अगर बताओ तो हिज लगेगा यहाँ पे, बताओ, ये आप लोगों को डिसाइड करना है और बताना है। बताओ, अगर यहाँ पे लिखा है कि आर नेबर स्विच ऑन द टीवी या स्विच ऑन हिज टीवी, क्या यहाँ पे एक पोजेशन की जरूरत है? स्विच ऑन हिज टीवी जो लिखा हुआ है अर्ली, और एकदम सुबह सुबह मान लो कोई अगर टीवी ऑन कर दे और आप सो रहे हो तो कितना डिस्टर्ब होता है, वो भी फुल वॉल्यूम में अगर कर दे, खास करके, है ना, अगर फुल वॉल्यूम में कर दे तो फिर कितना दिक्कत होता है, हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपके जो प्रेजेंट टेंस होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे होगा स्विच ऑन जो लिखा हुआ है, अर्ली इन द मॉर्निंग, ऑलरेडी वो काम हो चुका है। ठीक है, अर्ली वो काम क्या हो चुका है, हो चुका है। ठीक है, तो स्विचेस, क्योंकि आर नेबर अगर हम देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे, इसको हम सिंगुलर काउंट करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हमारी जो ये वर्ब होगी ये भी सिंगुलर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे स्विच ना होकर के क्या हो जाएगा, स्विचेस ऑन हिज टीवी अर्ली इन द मॉर्निंग। तो स्विच में ही एरर है, तो एरर हम मार्क कर देंगे ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि इसी पार्ट में आपकी एरर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, यू हैव टू सेलेक्ट द अल्टरनेटिव दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें कुछ पार्ट को अंडरलाइन कर दिया गया है। ठीक, अब उस पार्ट को आपको इंप्रूव करना है अगर इंप्रूवमेंट की नीड है तो। बट इफ देयर इज नो नीड ऑफ इंप्रूवमेंट, कोई जरूरत नहीं इंप्रूवमेंट की, तो आप मार्क कर देंगे नो इंप्रूवमेंट। बहुत आसान है, सिंपल सेंटेंस एकदम। दे विल कम इफ यू विल इनवाइट देम, वो आएंगे अगर तुम उनको इनवाइट करोगे। ये है आपका कंडीशनल सेंटेंस, जो कि कहता है अगर इफ के साथ आपका सिंपल फ्यूचर या प्रेजेंट है तो अकॉर्डिंगली इट विल बी फॉलोड बाय सिंपल फ्यूचर। यस और नो, होगा कि नहीं होगा? सो दे विल कम, अब यहां पे विल यहां पे भी लगा है और यहां पे भी लगा है, तो फ्यूचर फ्यूचर को तो फॉलो करेगा नहीं। तो दे विल कम इफ यू इनवाइट देम, यहां पे विल की कोई भी नीड नहीं है। इफ वाला क्लॉज किस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जिसमें विल या शैल की कोई भी नीड नहीं होती। तो यहां पे क्या कर देंगे, यू शुड रिमूव विल। तो यू इनवाइट देम जो है वो इसको करेक्ट करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जो इसको करेक्टली इंप्रूव कर रहा है। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सा इसका रूल था। नेक्स्ट, ही शुड नॉट हैव कैरी so many passengers। अब एक बात बताओ, should not have, चलो should not तो समझ में आया, पास्ट की बात कर रहा है। have का साथ हमेशा आपको पता होगा कि have is always followed by verb की थर्ड फॉर्म। और जब verb की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि उसको नहीं करना चाहिए था, यानी कि इंसिडेंट कैसा है, पास्ट इंसिडेंट है, तो बिल्कुल ऑब्वियस है कि यहां पे कैरी ना होकर के क्या हो जाना चाहिए था, He shouldn't have carried। तो इसको कौन करेक्ट करेगा, ऑब्वियसली फर्स्ट पार्टी करेक्ट करेगा, शुड नॉट हैव कैरिड। तो इसीलिए यही इसका आंसर हो जाएगा, जो अंडरलाइन पार्ट को करेक्टली इंप्रूव कर देगा। नेक्स्ट, शी प्लेस्ड अ पोर्सिलेन वास विद अ जेंटल मैनर ऑन दी विंडो सिल। पोर्सिलेन जैसे बोरोसिल वगैरह के या पोर्सिलेन वास कैसे होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं, तो उसने बहुत ही जेंटल मैनर में किसी चीज को रखा। तो विद अ जेंटल मैनर, देखो जेंटली अगर हम देखेंगे जो एक वर्ब है ना, यहाँ पे वो क्या है, प्लेस्ड, और प्लेस्ड को क्वालिफाई करने के लिए वी नीड एन एडवर्ब। तो शी प्लेस्ड अ पोर्सिलेन वास विद जेंटली या विद अ जेंटली मैनर। तो यहां पे अगर आप करोगे तो यहां पे विद अ जेंटली मैनर नहीं होगा, सीधा सीधा आप लिख दो वाज जेंटली ऑन दी विंडो सिल।
हमें इन अ जेंटली मैनर लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपका एक एडवर्ब है जो इस वर्ब को मॉडिफाई करेगा, इसीलिए हमारा इसका इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्टली, राइट। चलो नेक्स्ट, द टाइटैनिक वॉज कंसिडर्ड एज सेफ दैट इट कैरीड ओनली 20 लाइफ बोट्स। तो टाइटैनिक को कैसे कंसीडर किया गया, इतना ज्यादा सेफ किया गया कि जी कि वो 20 लाइफ बोट्स को क्या कर सकेगा, ओनली कर सकेगा। तो यहां पे जब देखो जो पेयर होता है ना वो सो दैट का होता है, एज दैट का होता है, लेकिन एज दैट यहाँ पे एज का हो जाएगा, एज हो सकता है, सो दैट एज दैट का नहीं हो सकता। जो इंटेंसिटी बताता है किसी चीज की या उसके पीछे का रीजन यानी कि कारण बताता है, तो यहाँ पे एज बस रॉन्ग है, यहाँ पे कंसीडर्ड सो सेफ। तो टाइटैनिक को बहुत ज्यादा सेफ माना गया, दैट इट कैरिड ओनली 20 लाइफ बोट्स। तो सो सेफ दैट यानी कि इसको इंप्रूवमेंट कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसको इंप्रूव कौन कर रहा है, ऑप्शन नंबर 4, राइट। इजी थे क्वेश्चंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करने के लिए आपको सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। क्या हो सकता है, चलिए पढ़ते हैं। शी वॉज एंग्री एंड शी क्लोज द डोर विद अ, वो इतना ज्यादा गुस्सा थी, जैसे आप जब घर पे गुस्सा भी होते हो तो घर में नहीं दरवाजा एकदम तेजी से बंद कर देते हो, खूब तेजी से, तो क्या करते हो, विद अ बैंग, दैट इंक्लूड्स साउंड, है ना, जिसमें क्या होती है, साउंड होती है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं बैंग। तो करेक्ट आंसर तो आपका हो जाएगा बैंग। अदर ऑप्शन देख रहे हैं, क्रैश मतलब एकदम जो एकदम क्रश हो जाए, बेकार हो जाए, डिस्ट्रॉयड हो जाए। क्रीक क्या होता है, अगर हम क्रीक की बात करते हैं, दैट मेक्स अ हार्श और हाई पिच्ड साउंड, बिना किसी मूवमेंट के, है ना, हाई पिच्ड साउंड विदाउट मूविंग। लेकिन जब आप गुस्सा होते हो तो आप कहीं से अपने दरवाजे की तरफ या कहीं की तरफ तो मूव करोगे ना, ठीक। थर्ड का मतलब क्या होता है, जब हम थर्ड की बात करते हैं, एक बहुत ही डल और हैवी सी साउंड होती है ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट गिरा, डल और हैवी साउंड, साउंड के ही सेंस में आता है। और स्मैश कर देना मतलब एकदम पीस देना, कुचल देना, जैसे उसके लिए यूज करते हैं। तो यहां पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बैंग। नेक्स्ट, इन द इंटरव्यू शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। इंटरव्यू में उसने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया विद सेल्फ स्टीम। जब हम सेल्फ स्टीम की बात करते हैं कि आपको जब कॉन्फिडेंस होता है अपनी ही एबिलिटीज पे, है ना, इन वंस ओन एबिलिटीज, कॉन्फिडेंस इन वंस ओन एबिलिटीज, अपनी योग्यता पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होना। लेकिन जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर देते हो तो यू आंसर विद कॉन्फिडेंस, नॉट सेल्फ स्टीम। तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। तो कॉन्फिडेंस इज द करेक्ट आंसर, जो यहाँ पे करेक्टली फिल हो जाएगा कि उसने सारे क्वेश्चन का आंसर कॉन्फिडेंस से दिया। इंश्योरेंस से तो देंगे नहीं, बीमा से। और एश्योरेंस मतलब किसी चीज की आपको एश्योरिटी चाहिए हो, एक पॉजिटिव डिक्लेरेशन चाहिए हो, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। हार्डनेस, यू नो दैट इज स्टिफनेस, ठीक। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट, कैन प्रूव फैटल, फैटल हार्मफुल हो सकता है while ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। जब आप किसी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी को कहीं ना कहीं ऑपरेट करते हो, तार वार जोड़ते हो, वायर्स जोड़ते हो, तो क्या होता है, वो बहुत ज्यादा क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। तो टायर्डनेस मतलब थका हुआ, ठीक। नर्वसनेस मतलब बहुत ज्यादा हिचकिचाहट। और अगर आपने नेग्लिजेंस करी मतलब चीजों को अवॉइड करते हुए किया, मीन्स यू आर फेल टू टेक प्रॉपर केयर, तो नेग्लिजेंस होता है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि नेग्लिजेंस कैन प्रूव फैटल व्हाइल ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। डिस्टर्बेंस और इंटेलिजेंस से कोई मतलब ही नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पे फिल करने के लिए। इजी था। चलो नेक्स्ट, आई वॉज वेन माई कजन फ्रॉम अमेरिका कॉल्ड ऑन मी। तो भाई जब अमेरिका से कजन आई और वो आपको बुला रही है तो बहुत ज्यादा आपको क्या होता है, खुशी होती है। सो यू आर नॉट बेनिफिटेड,
यू आर नॉट चार्म्ड, कि हम बहुत ज्यादा चार्म्ड हो गए, चार्मफुल, एकदम खूबसूरत हो गए। डिलाइटेड मतलब दैट इज जॉयफुल, हैप्पीनेस, खुशी की बात करता है, यानी कि दैट शोज ग्रेट प्लेजर, शोज ग्रेट प्लेजर, कि भैया अमेरिका से फ्रेंड आई है और उसको याद किया उसने, तो आई वॉज डिलाइटेड। सेटिस्फाइड या टॉलरेट करना मतलब किसी को झेलना, सेटिस्फाइड मतलब हम संतुष्ट हैं, नहीं, यू आर डिलाइटेड। तो यहां पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, कि आई वॉज डिलाइटेड व्हेन माई कजिन फ्रॉम अमेरिका कॉल्ड ऑन मी, राइट। चलो नेक्स्ट, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जितने भी वर्ड्स हैं उन सबका आपको क्या बताना है, एंटोनिम यानी कि अपोजिट। चलिए रेडी हो जाइए। वर्बोज, वर्बोज इज रिलेटेड टू व्हेन यू आर टॉकेटिव, जब आप एक बहुत ज्यादा वर्ड्स, यू आर एक्सप्रेस इन मोर वर्ड्स, जरूरत से ज्यादा चीजों को वर्ड्स में आप एक्सप्रेस करते हो, एक्सप्रेस्ड इन कह सकते हैं मोर वर्ड्स देन नीडेड, जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करना, है ना। तो ब्रीफ क्या होता है, ब्रीफ मतलब होता है शॉर्ट, तो ब्रीफ क्या होता है, शॉर्ट, तो ये तो नहीं होगा। तो सॉरी, ब्रीफ यहां पे अगर देखो, देखो उल्टा मैं बोल रही हूं, ये हमें एंटोनिम बताना है ना, हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो यहां पे ब्रीफ ही इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि हम देखो सही बता रहे हैं, शॉर्ट में। और टॉकेटिव मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बड़ करता रहता है। तो इसका करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, ब्रीफ, यानी चीजों को कम शब्दों में समझाना। और टॉकेटिव, वर्डी, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम्स हैं। पॉलिश्ड और हाई तो इससे आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले गए, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, जो इसका करेक्ट एंटोनिम है। नेक्स्ट, स्क्वालिड। स्क्वालिड पता क्या होता है, एक काइंड ऑफ अ प्लेस होती है जो बहुत ज्यादा डर्टी होती है ना। तो इसको आप बोल सकते हो एक्सट्रीमली डर्टी, या अनप्लीजेंट भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो फिल्दी मतलब भी डर्टी होता है, वॉयलेंट मतलब हिंसात्मक, और अगर एकदम साफ सुथरा है तो साफ सुथरे के लिए क्या है, क्लीन, जो इसका करेक्ट एंटोनिम होगा जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है, यही हमारा आंसर हो गया। फिल्दी तो इसका सिनोनिम हो गया, वॉयलेंट हिंसात्मक। इन्फेस्टेड, इन्फेस्टेड का मतलब क्या होता है, इन्फेस्ट मतलब टू बी प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स, है ना, कि लार्ज नंबर्स में प्रेजेंट रहना, प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। डीप मतलब गहरा, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो गया, क्लीन। नेक्स्ट, सबमिसिव। अगर हम सबमिसिव की बात करें तो इसका एंटोनिम क्या होगा, सबमिसिव मतलब क्या होता है कि व्हेन यू आर रेडी टू कन्फॉर्म टू द अथॉरिटी, अथॉरिटी के रूल्स और रेगुलेशंस को मानना, रेडी टू कंफॉर्म, और वेल ऑफ अदर्स। माइजरली मतलब एकदम कंजूसी से कोई चीज करना, है ना, यानी कि दैट इज हु हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइजर, कंजूस जिसे हम बोलते हैं। तो ये तो एकदम अलग ही होगा। ड्यूटीफुल, ड्यूटी से रिलेटेड है। ओबीडियंट, एकदम रूल्स को फॉलो करना, है ना, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, ठीक। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए स्टबर्न यानी कि जिद्दी, तो ये तो इसका करेक्ट एंटोनिम हो गया, और यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब आपको क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। एक्सपेंडेबल मतलब जिन चीजों को आप बढ़ा सकते हो, एक्सपेंडेबल कहते हैं ना, जैसे फोन में आपकी कैसी मेमोरी होती है, एक्सपेंडेबल होती है। तो फ्लेक्सिबल मतलब अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर लेना, तो यही आपका क्या होता है, सिनोनिम, और यही आपका करेक्ट आंसर है। रेजिस्टेंट मतलब जो कंट्रोलेबल है, रिजिड मतलब जो फिक्स है। तो यहां पे आपकी चीजें क्या हैं, ये एंटोनिम है, हमें बताना था सिनोनिम, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर। अब हम बढ़ रहे हैं पैसेज की तरफ, अच्छे से इसको पढ़ना है एंड देन आंसर करना है, ठीक है। चलो,
तो पैसेज क्या है, एक स्टोरी एक्चुअली, जिसका मैं शॉर्ट समरी देती हूँ। आप लोगों ने अगर एसटी दी होगी तो आप लोगों को जरूर पता होगा, नहीं दी है तो उसको पढ़ लो। An old man with steel-rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. एक बूढ़ा सा आदमी गंदे गंदे से चश्मे पहना है ना, स्टील रिम्ड, स्टील जैसा चश्मा पहने हुआ था, बहुत गंदे कपड़े पहन करके रोड के किनारे बैठा हुआ था। There was a pontoon bridge across the river and carts, trucks, men, women and children were crossing it. एक pontoon bridge था जिसको जिसमें रिवर कार्ट्स भी थे, उधर से ट्रक भी उस ब्रिज से गुजर रहे थे, कुछ मेन वुमेन और बच्चे भी रोड क्रॉस कर रहे थे, उस ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे। The mule drawn carts staggered up the steep bank from the bridge with soldiers helping to push against the spokes of the wheels. एक म्यूल ड्रॉन जो कार्ट था, है ना, अब यहाँ पे क्या यूज हो गया, म्यूल ड्रॉन, है ना। तो म्यूल ड्रॉन क्या होता है, अगर आप म्यूल ड्रॉन बोलोगे तो डोंकी के लिए यूज करते हैं, है ना। म्यूल ड्रॉन क्या होता है, डोंकी के लिए यूज करते हैं ना, उसको धक्का लगाना जैसे, है ना, धक्का लगा रहे थे एक कार्ट को। दैट स्टार्टेड अप द स्टीप बैंक के किनारे एकदम फंसा हुआ था, तो ब्रिज से उससे निकालने की कोशिश कर रहे थे सोल्जर्स की मदद से। दे वर हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील। द ट्रक्स ग्राउंड अप एंड अवे हेडिंग आउट ऑफ इट ऑल एंड peasants plodded along in the ankle deep dust. अब वो उसको ही कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि ट्रक कैसे उसमें फंसा हुआ था, दैट वाज ग्राउंडेड अप एंड इट वाज हेडिंग आउट ऑफ इट, उससे बाहर निकल रहा था। द peasants plodded along in the ankle deep dust, एकदम उसी में डस्ट में धसे जा रहे थे। बट द ओल्ड मैन सैट देयर विदाउट मूविंग, लेकिन जो बूढ़ा आदमी है वो जहां का तहां बैठा हुआ था। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर, वो इतना ज्यादा थका हुआ था कि वो आगे जा भी नहीं सकता था। नाउ इट वॉज माई बिजनेस टू क्रॉस द ब्रिज। अब ये ऑथर अपनी बात कर रहा है, ये मेरा अपना काम था कि भैया मैं ब्रिज को क्रॉस करूं एंड एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस, और इस चीज को फिगर आउट करूं या फाइंड आउट करूं कि दुश्मनों ने कहां तक प्रोग्रेस कर ली है। सो आई डिड दिस एंड रिटर्न ओवर द ब्रिज, मैंने ऐसा किया और मैं ब्रिज में वापस आ गया। सो देयर वर नॉट सो मेनी कार्ट्स नाउ, अब उस ब्रिज में ज्यादा कार्ट्स भी नहीं थी एंड बहुत कुछ कम लोग ऐसे थे जो पैदल चल के जा रहे थे, लेकिन बूढ़ा आदमी वहीं का वहीं था। सो पूछा वेयर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, फिर ऑथर ने उससे पूछ लिया कि भैया तुम कहां से हो। फ्रॉम सैन कार्लोस ही सेड एंड स्माइल्ड, उसने हंसते हुए कहा मैं सैन कार्लोस से हूँ। वो उसका नेटिव टाउन था, मतलब जहां का वो रहने वाला था। बिकॉज इट गेव हिम अ प्लेजर टू मेंशन इट एंड ही स्माइल्ड, क्योंकि उसको वहां पे रहने पे बड़ा फक्र हो रहा था, इसलिए उसने स्माइल किया कि, और बोला कि आई वाज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन, उसने आगे बोला कि मैं जानवरों की देखभाल करता हूँ। ओ आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, यस ही सेड आई स्टेड यू सी टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, आई वॉज द लास्ट वन टू लीव द टाउन ऑफ सैन कार्लोस। तो उसने बोला कि भैया मैं लास्ट हूँ जो सैन कार्लोस से छोड़ करके यहाँ आया हूँ। ही डिडंट लुक अ शेफर्ड nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his still rimmed spectacles and said, what animals were they? तो उनके हुलिया को देख करके ऐसा नहीं लग रहा था कि वो चरवाहे थे, है ना, चरवाहे मतलब हर्ड्समैन वगैरह या शेफर्ड थे, ठीक है। जिस तरीके के उन्होंने कपड़े पहने थे, डस्टी एकदम, स्टिल रिम्ड स्पेक्टिकल्स लगाया हुआ था, तो उसने पूछ लिया होता ने कि भैया कि कौन से जानवर थे वो। तो उसने बोला कि बहुत सारे जानवर थे, वेरियस एनिमल्स, ही सेड एंड शुक हिज हेड, और अपने सर हिलाया। Now I had to leave them, और उसने बोला कि मुझे उनको छोड़ना पड़ा। I was watching the bridge and the African looking country of the Ebro Delta, wondering how long now it would be before we would see the enemy. What animals were they? ठीक है, तो उसने ये एक्सप्लेन करते हुए चीजों को बताया। तो उन्होंने फिर बताया कि there were 2 goats and a cat and there were 4 pairs of pigeons and you had to leave them. I asked, yes, because of the artillery. आर्टिलरी की वजह से उसको छोड़ना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा 1-2 लाइन्स रिपीट हो गई हैं। आर्टिलरी मतलब होता है जो लार्ज कैलिबर गन्स होती है ना, वारफेयर जहाँ पे युद्ध चल रहा हो, उसकी वजह से उसको वहां से निकलना पड़ा। सो द कैप्टन टोल्ड मी टू गो, कैप्टन ने उससे कहा तुम यहाँ से जाओ बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी एंड यू हैव नो फैमिली। तो उसने, ऑथर ने पूछा क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं? आई आस्क्ड वॉचिंग द फार एंड ऑफ द ब्रिज वेयर अ फ्यू लास्ट कार्ट्स वर हरिंग डाउन द स्लोप ऑफ द बैंक। नो ही सेड ओनली द एनिमल्स आई स्टेटेड। उसने कहा नहीं भैया सिर्फ जानवर ही थे हमारे। द कैट ऑफ कोर्स विल बी ऑल राइट, अ कैट कैन लुक आउट फॉर इट सेल्फ बट आई कैन नॉट थिंक व्हाट विल बिकम ऑफ द अदर्स। व्हाट पॉलिटिक्स हैव यू? आई आस्क्ड आई एम विदाउट पॉलिटिक्स। तो बोलते हैं ना किस पॉलिटिक्स से भैया तुम थे, किसको मानते हो, किस राजनीति की तरफ चलते हो? तो उसने बोला भैया मैं बिना पॉलिटिक्स के हूँ। ही सेड आई एम 76 ईयर ओल्ड। मैं, उसने फिर अपनी एज बताई।
आई हैव कम 12 किलोमीटर्स नाउ एंड आई थिंक नाउ आई कैन गो नाउ फर्दर। और मैं 12 किलोमीटर चल के आया हूँ, अब इससे ज्यादा मैं आगे नहीं जा सकता। सो दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप, आई सेड। ऑथर ने कहा ये अच्छी जगह नहीं है जहाँ पे आप रुको। इफ यू कैन मेक इट, देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फॉक्स फॉर टॉर्टोसा। मतलब आप अगर जाना चाहो आगे तो आगे ट्रक्स लगे हुए हैं, वहां से आप टॉर्टोसा के लिए निकल सकते हो। आई विल वेट अ व्हाइल, ही सेड। उसने कहा मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा। एंड देन आई विल गो, फिर मैं जाऊंगा। वेयर डू द ट्रक्स गो? तो फिर उन्होंने बोला कि भैया ट्रक्स कहाँ जाएंगे? तो उसने बोला, ऑथर ने बताया उनको कि टुवर्ड्स बार्सिलोना। दैट वॉज ऑल अबाउट फॉर द आर्टिकल। ये जो आपका पैसेज था दैट वॉज वेरी इजी। तब यहाँ पे पूछा गया वेयर वॉज द ओल्ड मैन कमिंग फ्रॉम, कहाँ से आ रहा था? सैन कार्लोस। ये तो एकदम ऑब्वियस आंसर है, देखते ही पता चल गया जो हमने पढ़ा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, व्हाट वाज द नरेटर्स ड्यूटी? नरेटर की ड्यूटी क्या थी? तो यहाँ पे टू फाइंड आउट हाउ क्लोज टू द ब्रिज हेड टू द एनिमी हैड एडवांस। ऑब्वियस सी बात है, ये लाइन यहाँ पे एकदम मेंशन है क्लियरली कि एनिमी, दुश्मन यानी कहां तक पहुंचे ब्रिज हेड, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। बाकी ऑप्शन हमें पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ी क्योंकि भैया एकदम करेक्ट आंसर ये दिया हुआ है हमारा। नेक्स्ट, ऑफ द एनिमल्स दैट द ओल्ड मैन हैड लेफ्ट बिहाइंड, मतलब जो एनिमल्स को वो बूढ़े आदमी ने पीछे छोड़ दिया था, हु कुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, उनकी टेक केयर कौन करेगा? तो उसने क्या बोला था कि पिजन करेगी या कैट करेगी? तो यहाँ पे भी एक चीज मेंशन की हुई है कि ये क्या कौन करेगा? कैट करेगी उनकी देखभाल, द कैट ऑफ कोर्स। ये भी आंसर में मतलब लाइन्स टू लाइन, क्योंकि स्टोरी तो इजी है, आराम से हो सकता है। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन सैट बाय द साइड ऑफ द रोड, क्यों बैठा हुआ था? क्योंकि वो आगे इतना ज्यादा थक चुका था कि वो और आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो ये लाइन दी हुई है हमें ऑप्शन नंबर 3 में, दैट ही वॉज टू टायर्ड टू वॉक फर्दर, वो इससे आगे नहीं चल पा रहा था। द ओल्ड मैन वॉज वरीड अबाउट, ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी किस लिए बहुत ज्यादा परेशान था? उसके एनिमल्स की सेफ्टी के लिए, क्योंकि उसकी फैमिली में और कोई तो था नहीं, सिर्फ एनिमल्स थे, इसलिए उनकी सेफ्टी के लिए वो परेशान था। नेक्स्ट, 46-47 में आपको नीचे 4 सेंटेंस दिए गए हैं, 3 ऑफ विच आर जम्बल्ड, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर। 4 सेंटेंसेस हैं जिसमें से तीनों चारों सब जम्बल्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, आपको करेक्टली इनको अरेंज करना है। चलिए पढ़ते हैं। Monarch butterflies are important pollinators, but their global pollination is falling. Scientists think that habitat loss and pesticides probably caused this. There was an 86% fall in the number of butterflies that they saw. In California, an organization found that there were very few monarch butterflies visiting during this 218 winter. यानी कि पूरा का पूरा पैसेज इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस मोनार्क बटरफ्लाइज के बारे में कि ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यही हमारा फर्स्ट होगा। फिर ये देखा गया कि कैलिफोर्निया में जो 2018 की विंटर सीजन है उसमें बहुत कम मोनार्क बटरफ्लाइज क्या हुई, पाई गई। ठीक, इसका रीजन फिर ढूंढा गया। कितना फॉल डाउन हुआ ये बताया गया कि कितना फॉल डाउन हुआ, देयर वाज एन 86% फॉल इन द नंबर ऑफ बटरफ्लाइज। फिर साइंटिस्ट का मानना क्या था वो बताया गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो ADCB इसका करेक्ट रीअरेंजमेंट है, जो कि करेक्टली हमने इसको आराम से अरेंज कर लिया। ठीक, नेक्स्ट देखो, देयर वाज अ सेरेमनी इन विच साउथ एंड नॉर्थ कोरियन रोड्स एंड रेलवेज वर कनेक्टेड। एक सेरेमनी की गई जिसमें नॉर्थ और साउथ कोरियन की रोड्स कनेक्टेड थी। साउथ कोरिया का ये मानना था, बिलीव्स दैट दिस शोज दैट द कंट्रीज वर विलिंग टू वर्क टुगेदर ऑन रेल एंड रोड मॉडर्नाइजेशन। रेल और रोड के मॉडर्नाइजेशन में काम कर रही थी। वो जो इवेंट था वो सिंबलिक था, बट इट इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स पीस, शांति की तरफ एक नया रास्ता था। साउथ कोरिया सेड द कंस्ट्रक्शन विल गो ऑन व्हाइल नॉर्थ कोरिया इज क्लोजली वॉच्ड। जब नॉर्थ कोरिया को क्लोजली वॉच किया जाएगा तो कहीं ना कहीं साउथ कोरिया क्या होगा, वो कह रहा था कि कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रहेगा। तो पैसेज किस पे बेस्ड है, जो एक सेरेमनी है साउथ कोरिया में होने वाले, साउथ और नॉर्थ कोरियन रोड्स और रेलवेज के लिए हो रही है, जो कनेक्टेड करती हैं रोड्स को। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ये कंफर्म है कि ए हमारा फर्स्ट होगा। अब इसको कौन कनेक्ट कर रहा है, सेरेमनी के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में वो किस चीज को लेकर के हो रहा है ये हम बताएंगे ना, कि द इवेंट वाज सिंबॉलिक बट इट इज अनदर स्टेप टुवर्ड्स पीस। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि जो साउथ कोरिया बिलीव है, उनका मानना है कि इट शोज दैट द कंट्रीज आर विलिंग टू वर्क टुगेदर। ये दोनों कंट्रीज एक साथ काम करना चाहती हैं। फिर उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन विल बी कैरी डाउन। तो ए के बाद डी किसमें दिया हुआ है, ए के बाद हमारा सी ये हमें दिया है 4th ऑप्शन में, तो यही इसका करेक्ट अरेंजमेंट हो जाएगा।
ठीक है, चलो 48 और 49 में आपको अंडरलाइन ईडियम है यानी मुहावरा है, उसका मीनिंग बताना है, दैट इज वेरी इजी। द चिल्ड्रन ऑफ अ बिजनेसमैन लर्न दी रोप्स एट एन अर्ली एज। जो किसी भी बिजनेस के जो बच्चे होते हैं वो बेसिक से ही मतलब बचपन से ही बिजनेस को समझने लगते हैं। जैसे अगर गोल्ड स्मिथ यानी कि स्वर्णकार है तो सुनारी है ना, ट्रक का बिजनेस है तो ट्रक है ना, चाय का बिजनेस है तो चाय का बिजनेस। तो लर्न दी रोप्स मतलब जो रूट्स होती हैं, टू लर्न हाउ अ पर्टिकुलर टास्क और जॉब इज डन, किस तरीके से करी जाती है उस जॉब को, तो वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियसली लर्न टू डू पर्टिकुलर जॉब्स, बेसिक वो ऑलरेडी जान लेते हैं। लर्न द रोप्स का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्या है, दे विजिट देयर विलेज वंस इन अ ब्लू मून, मतलब ईद का चांद, रेयरली आते हैं। तो रेयरली के लिए हम बिल्कुल बोलेंगे दैट इज वेरी रेयरली, यही इसका वंस इन अ ब्लू मून मतलब जो नथिंग के बराबर है एकदम, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बोलेंगे तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग फर्दर विद द लास्ट क्वेश्चन, यू हैव टू सिलेक्ट द सेगमेंट विच हैज एन एरर, ठीक है, जिस सेंटेंस में एरर है वही आपका आंसर हो जाएगा। Over the years, the writer Amish has evolved to what millions of youngsters aspires to be today, an intellectual, intelligent की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, over the years, जो राइटर अमीश हैं has evolved, उन्होंने इस चीज को इवॉल्व किया कि to what millions of youngsters aspires, youngsters क्या है बेटा, प्लूरल है, तो हमारी ये जो वर्ब भी होगी क्या होनी चाहिए थी, प्लूरल होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी। तो एस्पायर होगा कि एस्पायर्स होगा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एस्पायर टू बी टुडे। तो कौन से सेगमेंट में एरर है, ये सेगमेंट दिया मैं ऑप्शन नंबर 2 में, तो आंसर भी हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि इसी सेगमेंट में एरर है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज एसटी, राइट। सो इसी तरीके से नेक्स्ट एसटी में मिलेंगे, एसटी नंबर 51 इसी धमाकेदार डिस्कशन के साथ। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।